नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारा विषय है शैक्षिक अध्ययन और हम खास तौर पर यूजीसी नेट सेट परीक्षाओं के नज़रिए से दर्शन और समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बात करेंगे। इसके लिए हमने जो आधार लिया है वो है इनकलकेट लर्निंग यूट्यूब चैनल का एक काफ़ी विस्तृत मैराथन व्याख्यान है। हमारा मकसद ये है कि उस लंबे व्याख्यान से जो सबसे ज़रूरी जो की कॉन्सेप्ट्स हैं और जो विचार हैं उनको निकालकर आपके सामने रखें, ताकि कम समय में एक अच्छी ठोस समझ बन सके। हाँ, और जैसा कि उस स्रोत में भी बताया गया है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पर जो सबसे अहम हिस्से हैं उन्हें थोड़ा सरल करके दिलचस्प तरीके से समझें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शन यानी फिलॉसफी। इसकी शुरुआत तो ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से हुई, जिसका मतलब है ज्ञान से प्रेम। भारतीय संदर्भ में देखें तो कई दर्शन हैं, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन वगैरह। हम कुछ प्रमुख पर ही फोकस करेंगे आज। बिल्कुल, और दर्शन को समझने के लिए इसकी कुछ शाखाओं को जानना जरूरी हो जाता है। जैसे मूल्य मीमांसा है, एक्सियोलॉजी जो मूल्यों का अध्ययन करती है, इसमें नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र ये सब आ जाते हैं। फिर है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ये वास्तविकता की प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, इन सवालों से जूझती है। और एक ज्ञान मीमांसा भी है ना, एपिस्टेमोलॉजी। ये शायद काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ज्ञान मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान का अध्ययन है। ज्ञान क्या है, कैसे मिलता है, वैध ज्ञान क्या है। परीक्षा में इससे काफी सवाल आते हैं। इसके अलावा तर्कशास्त्र है, लॉजिक, जिसमें हम आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क की बात करते हैं। आगमनात्मक मतलब स्पेसिफिक से जनरल। हाँ, और निगमनात्मक यानी जनरल से स्पेसिफिक। स्रोत में एक ट्रिक भी बताई थी, डीजी मतलब डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक। फिर नीति शास्त्र है, एथिक्स, जो मानव आचरण से जुड़ा है। और राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो शासन, राजनीति और दर्शन का मेल है। भारतीय दर्शनों में वो वर्गीकरण भी तो है, आस्तिक और नास्तिक। हाँ बिल्कुल, आस्तिक वो जो वेदों को मानते हैं और नास्तिक जो नहीं मानते। आस्तिक में 6 प्रमुख हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। और इनके संस्थापकों के नाम याद रखने से विकल्पों को छांटने में मदद मिलती है, ऐसा स्रोत में कहा गया है। हाँ, ये बात सही है, एलिमिनेशन में काम आता है। आज हम मुख्य रूप से सांख्य, योग और वेदांत पर ही बात करेंगे। और नास्तिक में चार्वाक, जैन और बौद्ध। ठीक है। भारतीय दर्शन में एक और अहम सिद्धांत है कार्य कारणवाद का, कॉज एंड इफेक्ट। इसमें 2 मुख्य विचार हैं। पहला है सत्कार्यवाद। ये सांख्य दर्शन से जुड़ा है। ये मानता है कि जो कार्य है, इफेक्ट, वो अपने कारण, कॉज में पहले से ही मौजूद होता है। जैसे दूध में दही। अच्छा, मतलब दही कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बस दूध का बदला हुआ रूप है। सही। इसे परिणामवाद भी कहते हैं। प्रकृति को अंतिम कारण माना गया है सांख्य में। इसके ठीक उलट है असत्कार्यवाद। ये न्याय दर्शन से जुड़ा है। ये मानता है कि कार्य एक बिल्कुल नई रचना है, वो कारण में पहले से मौजूद नहीं था। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा मिट्टी में पहले से तो नहीं था, वो एक नई उत्पत्ति है, आरंभ है, इसलिए इसे आरंभवाद भी कहते हैं। ये अंतर समझना वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब सांख्य दर्शन पर आते हैं। संस्थापक कपिल मुनि। हाँ, इसकी सबसे मुख्य अवधारणाएं क्या है? पुरुष और प्रकृति। हाँ, सांख्य दर्शन 2 मूल तत्वों पर आधारित है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब शुद्ध चेतना, वो निष्क्रिय है, न वो किसी का कारण है न कार्य। और प्रकृति वो पदार्थ है, सक्रिय है, और जगत का मूल कारण उसी को माना गया है। और प्रकृति के वो 3 गुण भी तो हैं। हाँ, त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब प्रकाश, हल्कापन, सुख, रंग सफेद माना गया है। रजस मतलब क्रिया, गति, दुख, जुनून, रंग लाल। और तमस मतलब अंधकार, भारीपन, जड़ता, आलस्य, रंग काला। इनके रंग और गुण याद रखने चाहिए, है ना? हाँ, ये बेसिक चीजें हैं। इन्हीं गुणों के संतुलन या असंतुलन से ही पूरी सृष्टि का विकास माना गया है। और वो 25 तत्वों वाली बात? हाँ, स्रोत में लिखा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा सा खोलकर समझाएंगी। हाँ, सांख्य का जो विकास का सिद्धांत है वो 25 तत्वों या श्रेणियों में समझाया गया है। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत होती है पुरुष और प्रकृति से।
प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न होता है महत, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। ये पहला उत्पाद है। और ये महत कारण भी है और कार्य भी। बिल्कुल, ये प्रकृति का कार्य है और अहंकार का कारण है। तो महत से आता है अहंकार। अहंकार भी कारण है और कार्य भी। ठीक है। फिर अहंकार 3 गुणों के प्रभाव में बंट जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से 11 चीजें निकलती हैं। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, उत्सर्जनंग, जननंग। और ये सब केवल कारण हैं। इनका कोई कारण नहीं, मतलब ये किसी और चीज को उत्पन्न नहीं करते। सही कहा। ये 11 केवल कार्य हैं। फिर तामसिक अहंकार से निकलती हैं 5 तन्मात्राएं। ये सूक्ष्म तत्व है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये कारण और कार्य दोनों हैं। हाँ, ये अहंकार का कार्य है और आगे महाभूतों का कारण बनती हैं। अच्छा, तो इन तन्मात्राओं से क्या बनता है? इन 5 तन्मात्राओं से बनते हैं 5 महाभूत, स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये महाभूत केवल कार्य है। तो एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। प्रकृति केवल कारण, हाँ, महत, अहंकार, तन्मात्राएं, कारण और कार्य दोनों, बिल्कुल। मन, इंद्रियां, ज्ञान और कर्म दोनों, और महाभूत केवल कार्य। सही। और पुरुष? पुरुष न कारण है न कार्य। ये वर्गीकरण वाकई परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता होगा। हाँ, बहुत बार कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पर सवाल बनते हैं। सांख्य ज्ञान के स्रोत क्या मानता है? सांख्य 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फरेंस और शब्द, टेस्टिमनी, आप्तवचन। और शिक्षा के संदर्भ में देखें तो सांख्य अंतःकरण, मन, अहंकार, बुद्धि इनके विकास पर जोर देता है। और अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, यानी पुरुष का प्रकृति के बंधन से मुक्त होना। ठीक है, अब आते हैं योग दर्शन पर। संस्थापक पतंजलि, योग सूत्र, और इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है अष्टांग योग, 8 अंग। हाँ, अष्टांग योग। और इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम मतलब सामाजिक नियम, जैसे अहिंसा, सत्य। हाँ, 5 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। और नियम व्यक्तिगत हैं, शौच, संतोष। बिल्कुल, 5 नियम: शौच, शुद्धि, संतोष, तप, अनुशासन, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। ये यम और नियम याद रखने जरूरी है। हाँ, अक्सर पूछे जाते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रतों से इनकी तुलना भी की जाती है। प्राणायाम में भी वो 3 हिस्से थे, पूरक, कुंभक, रेचक। हाँ, श्वास लेना पूरक, रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक। योग दर्शन में 5 क्लेशों की भी बात है, यानी दुखों के कारण। वो कौन से? अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये शब्द भी याद रखने लायक हैं। चलिए अब वेदांत दर्शन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर मीमांसा, संस्थापक बादरायण। इसमें तो कई सारे स्कूल हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। हाँ, कई स्कूल हैं, जैसे शंकर का अद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्व का द्वैत। इनके नाम और संस्थापक याद रखना अच्छा है। हम मुख्य रूप से शंकर के अद्वैत वेदांत पर बात करते हैं। अद्वैत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है। ये जगत जो हमें दिख रहा है वो माया है, भ्रम है। अच्छा, और ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? 2 तरह का ज्ञान बताया गया है। पराविद्या जो उच्च ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान, और अपराविद्या जो निम्न ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के साधन है श्रवण, सुनना, मनन, चिंतन करना और निदिध्यासन, ध्यान लगाना। एक साधना चतुष्टय का भी जिक्र था स्रोत में। हाँ, साधना चतुष्टय। ये आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए 4 तरह के अनुशासन है। इनके नाम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वेदांत में वो कोश वाली अवधारणा भी है, स्रोत ने कहा था ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, 5 कोश। ये आत्मा के ऊपर 5 आवरण माने गए हैं। इनका क्रम याद रखना जरूरी है, बाहर से अंदर की ओर। सबसे बाहर है अन्नमय कोश, हमारा भौतिक शरीर। फिर आता है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा या श्वास से जुड़ा है। उसके अंदर है मनोमय कोश, हमारा मन। फिर विज्ञानमय कोश, यानी बुद्धि या ज्ञान का शरीर। और सबसे अंदर, आत्मा के सबसे करीब है आनंदमय कोश,
आनंद का शरीर। तो क्रम हुआ अन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। सबसे बाहरी अन्मय, सबसे भीतरी आनंदमय। ठीक है। बिल्कुल। अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। 4 आर्य सत्य, ये तो इसका आधार है। हाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला दुख है, संसार में दुख व्याप्त है। दूसरा, दुख समुदय, यानी दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, लगाओ। तीसरा, दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है। हाँ, और चौथा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का मार्ग है, और वो मार्ग है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग। इसके 8 अंग क्या हैं और वो समूह वाला क्या चक्कर है, वो महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, वो समूह महत्वपूर्ण है। 8 अंग है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनको 3 समूहों में बांटा गया है: प्रज्ञा, विजडम, इसमें आते हैं दृष्टि और संकल्प; शील, मोरालिटी, इसमें आते हैं वाक, कर्मांत और आजीव; और समाधि, कंसंट्रेशन, इसमें आते हैं व्यायाम, स्मृति और समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि, ये समूह याद रखने हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के कुछ और मुख्य सिद्धांत हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, मतलब हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। फिर है क्षणिकवाद, सब कुछ क्षणभंगुर है, अनित्य है। और अनात्मवाद, यानी कोई स्थायी आत्मा या मैं जैसी चीज नहीं है। त्रिरत्न भी हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। हाँ, बुद्ध, उनका धर्म, धाम और उनका संघ। जैन धर्म के बारे में क्या खास बातें हैं? त्रिरत्न यहाँ भी हैं। हाँ, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, पर वो अलग हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सही विश्वास; सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान; और सम्यक चरित्र, सही आचरण। और पंचमहाव्रत। पंचमहाव्रत भी हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये योग के यमों जैसे ही हैं। जैन धर्म के 2 सिद्धांत अक्सर परीक्षाओं में आते हैं: अनेकांतवाद और स्यादवाद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकांतवाद का मतलब है कि वास्तविकता के अनेक पहलू होते हैं, सत्य बहुआयामी है। और स्यादवाद कहता है कि हमारा ज्ञान हमेशा सापेक्ष होता है, सशर्त होता है। हम किसी चीज के बारे में पूरी तरह से निरपेक्ष दावा नहीं कर सकते। स्याद मतलब शायद या किसी अपेक्षा से। ये एलिमिनेशन में काम आते होंगे। बिल्कुल। जैन धर्म में ज्ञान के प्रकारों का क्रम भी पूछा जाता है ना? हाँ, 5 प्रकार के ज्ञान का क्रम महत्वपूर्ण है: मति, इंद्रियों और मन से मिलने वाला ज्ञान; श्रुत, सुनकर या पढ़कर मिलने वाला ज्ञान; अवधि, दिव्य दृष्टि, क्लेवॉयंस; मनापर्याय, दूसरों के मन की बात जानना, टेलीपैथी; और केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, ऑमनिसियंस। मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय, केवल ज्ञान। ठीक है। जैन दर्शन 8 कर्मों की भी बात करता है, और संवर, कर्मों के प्रवाह को रोकना जैसी अवधारणाएं भी हैं। भारतीय दर्शन में एक नाम और आता है: स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, आर्य समाज के संस्थापक। हाँ। उनका असली नाम मूलशंकर था। ओके। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। ओके। और उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने मूर्ति पूजा और जन्म आधारित जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। वैदिक ज्ञान पर जोर दिया, पर अपनी व्याख्या के साथ। शिक्षा में उनका योगदान डीएवी स्कूलों के रूप में दिखता है। हाँ, और उन्होंने शिक्षा की 5 विशेषताएं भी बताई थीं: समय ज्ञान, संस्कृति, धार्मिकता, आत्मनियंत्रण और अहंकार से मुक्ति। और इस्लामी परंपरा में शिक्षा के केंद्र मकतब और मदरसा। हाँ। मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए थे, जहां पढ़ना लिखना, कुरान का पाठ सिखाया जाता था। मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जहां व्याख्यान, चर्चाएं होती थीं। शिक्षा का आधार एकेश्वरवाद, अल्लाह में विश्वास है। श्रोत में मॉनिटोरियल सिस्टम का जिक्र था, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, श्रोत में एक सवाल जवाब का हवाला था, जहां मॉनिटोरियल सिस्टम, जिसमें बड़े छात्र छोटे छात्रों को पढ़ाते हैं, को इस्लामी परंपरा से जोड़ा गया था। हालांकि ये व्यवस्था और भी कई जगहों पर पाई जाती है। अच्छा, तो ये था भारतीय दर्शन का एक तरह से अच्छा खासा अवलोकन। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिमी विचारक। श्रोत में एक तुलनात्मक तालिका का जिक्र था, वो शायद समझने में मदद करे। हाँ, पश्चिमी दर्शन में कई मुख्य धाराएं हैं, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम उनकी तुलना करते हैं, खासकर शिक्षा के संदर्भ में। सबसे पहले आदर्शवाद, आइडियलिज्म। ये मन, विचार, आत्मा को ही परम सत्य मानता है।
प्लेटो, हमारे यहाँ गांधी जी, विवेकानंद, अरबिंदो इसके समर्थक माने जा सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। शिक्षक एक आदर्श होता है, विधि निगमनात्मक होती है। और यथार्थवाद, रियलिज्म? ये तो इसके विपरीत होगा। हाँ, काफी हद तक। यथार्थवाद बाहरी दुनिया, पदार्थ, वस्तुओं को वास्तविक मानता है। अरस्तु, बर्टन रसेल इसके प्रमुख नाम हैं। ये विज्ञान, अवलोकन, प्रयोग पर जोर देता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करना है। शिक्षक एक गाइड होता है जो वास्तविकता दिखाता है। विधि आगमनात्मक होती है। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, ये यथार्थवाद से कैसे अलग है? प्रकृतिवाद प्रकृति को ही परम वास्तविकता मानता है। रूसो इसके सबसे बड़े प्रणेता हैं। टैगोर पर भी इसका प्रभाव दिखता है। ये बच्चे की स्वतंत्रता, उसकी इंद्रियों से सीखने पर बहुत बल देता है। प्रकृति ही सबसे अच्छी शिक्षक है। शिक्षक का रोल पीछे रहकर अवलोकन करने वाले एक सुविधाकर्ता का होता है। रूसो की नकारात्मक शिक्षा का सिद्धांत भी यहीं से आता है। बच्चे को सीधे उपदेश मत दो, उसे खुद अनुभव करके सीखने दो। और प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, ये नाम से ही काफी व्यावहारिक, प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल, प्रयोजनवाद के लिए वास्तविकता कोई स्थिर चीज नहीं है, वो प्रक्रिया में है, अनुभव में है। जॉन डेवी, विलियम जेम्स, किलपैट्रिक इसके प्रमुख नाम हैं। ये उपयोगिता, क्रिया, समस्या समाधान पर जोर देता है। जो चीज काम करती है, उपयोगी है, वही सत्य है। शिक्षा में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक इसी की देन है। मूल्य भी स्थायी नहीं, बदलते रहते हैं। अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये व्यक्ति पर बहुत केंद्रित है। हाँ, अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अस्तित्व सार से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब व्यक्ति पहले दुनिया में आता है, फिर वो अपने चुनाव और कर्मों से खुद को परिभाषित करता है। सार्त्र, कीरकेगार्ड प्रमुख विचारक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चुनाव, जिम्मेदारी, व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी पर बहुत जोर देता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को आत्मखोज में मदद करना है। चिंता, भय, ड्रेड जैसे विषय इसमें प्रमुख है। और अंत में मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद समाज के भौतिक और आर्थिक आधार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। कार्ल मार्क्स, इनका मानना है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। ये पूंजीवाद की आलोचना करता है। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी प्रमुख किताबें हैं। हाँ, मार्क्सवाद शिक्षा को सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक उपकरण मानता है। तो हर दर्शन का शिक्षा पर एक अलग नजरिया है, अलग लक्ष्य हैं और अलग शिक्षण विधियां हैं। अच्छा, आप संक्षेप में शिक्षा के समाजशास्त्र पर आते हैं। समाज और शिक्षा का क्या रिश्ता है? समाजशास्त्र इसी रिश्ते को समझने की कोशिश करता है कि समाज शिक्षा को कैसे और शिक्षा समाज को कैसे। कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं इसमें, जैसे समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज के तौर तरीके, नियम, मूल्य सीखता है। इसके एजेंट्स कौन होते हैं? फिर है संस्कृति, कल्चर। ये किसी समूह की साझा जीवन शैली है। उनके मूल्य, विश्वास, कला, भाषा, ये सीखी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। लिंटन ने इसे सामाजिक विरासत कहा था। और ये पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीकों को प्रभावित करती होगी। बिल्कुल। फिर है सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये समाज में व्यवहार के स्थापित पैटर्न हैं, जैसे परिवार, विवाह, सरकार और स्कूल भी एक सामाजिक संस्था है। और सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स। हाँ, ये बदलाव लाने या किसी बदलाव को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं, जैसे भारत में चिपको आंदोलन। इनके पीछे कई सिद्धांत काम करते हैं, जैसे सापेक्ष वंचना का सिद्धांत, जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें वो नहीं मिल रहा जिसके वे हकदार हैं। संसाधन जुटाना का सिद्धांत, कि आंदोलन के लिए संसाधन जैसे लोग, पैसा, ज्ञान कैसे जुटाए जाते हैं। समाजशास्त्र में कुछ प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी हैं। हाँ, 3 प्रमुख हैं। पहला, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ये देखता है कि लोग आपसी बातचीत और प्रतीकों जैसे भाषा, हावभाव के जरिए अर्थ कैसे बनाते हैं। मीड, ब्लूमर इसके प्रमुख नाम हैं। दूसरा, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये समाज को एक शरीर की तरह देखता है जिसके अलग अलग अंग, संस्थाएं मिलकर व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये पूछता है कि शिक्षा का समाज में क्या प्रकार्य है। दुर्खीम, पार्सन्स इससे जुड़े हैं। और तीसरा है संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी।
ये मार्क्स से प्रभावित है और समाज में शक्ति, संसाधनों के लिए समूहों के बीच संघर्ष को देखता है। ये पूछता है कि शिक्षा कैसे असमानताओं को बनाए रखने या चुनौती देने का काम करती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत शिक्षा को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, कोई स्थिरता पर जोर देता है, कोई बदलाव और संघर्ष पर। अब कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारकों की बात कर लेते हैं जिनका जिक्र पहले भी आया, जैसे विवेकानंद, टैगोर, गांधी। हाँ, इनके शैक्षिक दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। विवेकानंद ने मानव निर्माण शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन पर बल दिया, जो व्यवहारिक वेदांत पर आधारित हो। टैगोर ने प्रकृति के करीब स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर आधारित शिक्षा की बात की। उनकी संस्था विश्व भारती इसी का उदाहरण है। सार्वभौमिक मानव का आदर्श था उनका। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या नई तालीम हाथ के काम, आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण पर केंद्रित थी। सत्य और अहिंसा इसके मूल में थे। इनके अलावा अरबिंदो की इंटीग्रल एजुकेशन, जे कृष्णमूर्ति के विचार। हाँ, श्री अरबिंदो ने अभिन्न शिक्षा का विचार दिया, जो शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, चैत्य, साइकिक और आध्यात्मिक विकास को समाहित करती हो। अति मानस तक पहुंचना लक्ष्य था। जे कृष्णमूर्ति ने किसी बने बनाए सिस्टम या विचारधारा से मुक्त होकर समग्र व्यक्ति को शिक्षित करने की बात की। ज्ञात से मुक्ति उनका प्रमुख विचार था। और पश्चिम से कुछ नाम जैसे पाउलो फ्रेरे का आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, क्रिटिकल पेडागॉजी, बहुत प्रभावशाली रहा है, खासकर वंचितों की शिक्षा के संदर्भ में। उन्होंने बैंकिंग शिक्षा की आलोचना की, जिसमें शिक्षक छात्रों के दिमाग में ज्ञान जमा करता है। इसकी जगह उन्होंने संवाद आधारित, समस्या प्रस्तुत करने वाली प्रॉब्लम पोजिंग शिक्षा की वकालत की। प्रैक्सिस यानी चिंतन और कर्म का मेल उनका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। नेल नॉर्डिंग्स और मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का भी जिक्र था। हाँ, नेल नॉर्डिंग्स ने देखभाल का नीतिशास्त्र, एथिक्स ऑफ केयर दिया। उन्होंने शिक्षा में देखभाल, संबंध और संवाद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने देखभाल करना, केयरिंग फॉर, और के बारे में देखभाल करना, केयरिंग अबाउट में अंतर किया। और मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एक प्रारंभिक और बहुत महत्वपूर्ण नारीवादी विचारक थीं। उन्होंने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान तर्क संगत शिक्षा की पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं के लिए नहीं, बल्कि नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सह शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का भी समर्थन किया था। सही कहा। तो हमने भारतीय और पश्चिमी दर्शन, फिर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और इन सब से जुड़े कुछ प्रमुख विचारकों के शैक्षिक विचारों का एक काफी विस्तृत खाका देखा। इस सब का क्या मतलब है? इन सब को एक साथ समझने का क्या महत्व है आज के समय में? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सभी विचार, ये दर्शन, ये सिद्धांत, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारी वर्तमान शैक्षिक प्रणालियों, हमारी नीतियों, हमारे स्कूलों, हमारी कक्षाओं के माहौल को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये तय करते हैं कि हम शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, हम बच्चों को कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, शिक्षक की भूमिका क्या है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, समाज में शिक्षा का स्थान क्या है। ये सब इन्हीं दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधारों पर टिका है। तो इन अलग अलग दर्शनों पर विचार करने के बाद, जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान जो आंतरिक अनुभूति और मुक्ति पर जोर देता है, या फिर आधुनिक पश्चिमी विचार जो व्यक्तिगत पसंद या सामाजिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आज की इस इतनी तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा को दिशा देने के लिए कौन सा मूल सिद्धांत सबसे अहम लगता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा और विचारणीय प्रश्न है। क्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शाश्वत सत्यों की खोज होना चाहिए, जैसा आदर्शवाद कहता है, या फिर उसे व्यावहारिक जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलते रहना चाहिए, जैसा प्रयोजनवाद सुझाता है? क्या हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, जैसा अस्तित्ववाद कहता है, या फिर सामाजिक न्याय और असमानताओं को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसा संघर्ष सिद्धांत या फ्रेरे जैसे विचारक मानते हैं? इसका कोई एक सीधा जवाब शायद नहीं है। शायद नहीं। हर दर्शन में कुछ सच्चाई है, कुछ मूल्यवान है, और शायद आज की जरूरत इन सबको किसी न किसी रूप में संतुलित करने की है। पर हाँ, ये सोचने के लिए एक बात जरूर है कि हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था किन सिद्धांतों पर ज्यादा जोर दे रही है और किन पर देना चाहिए। बिल्कुल।
उम्मीद है इस चर्चा से शैक्षिक अध्ययन के इन महत्वपूर्ण और अक्सर जटिल लगने वाले पहलुओं की एक स्पष्ट रूपरेखा मिली होगी और शायद आगे और गहराई में जाकर इन्हें पढ़ने, समझने की प्रेरणा भी जगी होगी। हाँ, यही उम्मीद है।